Hello students, my name is Manish Sivare and today we will discuss last lecture of psychometry. Okay, as we have already discussed seven psychometric processes in previous lecture. Now today we will discuss eighth psychometric process, which is heating and humidification. Okay, जो इसके पहले डिस्कस हुआ था दैट वाज कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, उसका जस्ट ये रिवर्स प्रोसेस है. ठीक है, और कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन मोस्टली यूज़ करते हैं समर में. ठीक है, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन यूज़ करते हैं विंटर में, क्योंकि विंटर में जो वेदर होता है उसमें टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो भी बहुत कम होता है. तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करना है और मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज़ करना है. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं हीटिंग प्रोसेस से और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन से. ठीक है, तो इसमें डिस्कस करते हैं. इसमें क्या होगा, अगर हम सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट 1 ऑफ एंटरिंग एयर इनटू द सिस्टम. ओके, तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तो 1 to 2 जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा. हीटिंग मतलब अगर इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर सपोज दैट TD1 है, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर होगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन TD1. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कैसे आएगा, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ जाएगा. एंड ह्यूमिडिफिकेशन मतलब इसकी ह्यूमिडिफिकेशन, इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल बी इंक्रीज एज कंपेयर टू क्या है. अगर सपोज दैट यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1, देन फाइनल ह्यूमिडिटी विल बी ग्रेटर देन W1. ओके, तो इसका मतलब पॉइंट 2 कुछ ऐसे होगा इस पॉइंट पे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे. दिस प्रोसेस विल रिप्रेजेंट हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, और यहाँ पे जो फाइनल ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा इट विल बी ग्रेटर देन इनलेट टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इनलेट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. ओके, तो इस तरीके से आप लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, दिस पॉइंट एज्यूम्ड एज पॉइंट 1. तो वही फिर से हो गया, जैसे सेंसिबल हीट फैक्टर का थ्योरी बताते समय आपको एक डायग्राम बनाया था, सेम वही है, कुछ भी नहीं चेंज. ठीक है ना, तो 1 पॉइंट पे अगर हम सपोज दैट इंथैल्पी आपकी 1 पॉइंट पे क्या है, H1 है, और 2 पॉइंट पे इंथैल्पी आपकी क्या है, H2 है. लेट अस अज्यूम एट पॉइंट A इंथैल्पी इज HA. now note down H1, HA और H2. again you can see process 1 to A. 1 to A जो प्रोसेस होगा ये कैसा होगा, ये सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस होगा. ये सिर्फ क्या होगा, सेंसिबल हीटिंग होगा. वाइल A to 2 जो प्रोसेस है, A to 2 देखो सेंसिबल हीटिंग क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटीज रिमेन कांस्टेंट W1. वाइल A to 2 जो प्रोसेस होगा, A to 2 जो प्रोसेस होगा, देर आर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट और W1 to W2 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ रही है. इसका मतलब फेज चेंज ऑफ वाटर हो रहा है, ऑकर कर रहा है. तो अगर ऐसा प्रोसेस होता है जब टेम्परेचर एज इट इज़ होता है और फेज चेंज होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट प्रोसेस कहते हैं. लेटेंट हीट यहाँ पे हमने क्या की होती है, ट्रांसफ़र की होती है. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सेंसिबल हीट फैक्टर निकालना चाहें, तो सेंसिबल हीट फैक्टर इस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, सेंसिबल हीट फैक्टर. सेंसिबल हीट फैक्टर इस प्रोसेस के लिए क्या होगा, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट. टोटल हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट. यहाँ पे आप देख सकते हो सेंसिबल हीट कितना है, सेंसिबल हीट ये जो प्रोसेस है ये सेंसिबल हीट 1 to A. ओके, A to 2 लेटेंट हीट. तो HA माइनस H1, HA इज ग्रेटर देन, तो हम क्या लिखेंगे, HA माइनस H1. ओके, वाइल सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट मतलब सेंसिबल हीट इतना, सेंसिबल हीट इतना, लेटेंट हीट इतना. इसको यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, ये आपका सेंसिबल हीट है और ये आपका लेटेंट हीट है. टोटल हीट क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1, बिकॉज H2 इज ग्रेटर देन H1. तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सेंसिबल हीट फैक्टर आ सकता है. ठीक है, तो ये आपका लाइन डायग्राम है. अगर आपको थ्योरी इस पर लिखनी आएगी तो क्या होगा, वैसे ही एक इंसुलेटेड चैम्बर आपको बनाना है. ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी ए कॉइल. कॉइल कैसी होगी, हीटिंग कॉइल होगी. ठीक है ना, देयर विल बी इनलेट एयर
and after that there will be some humidification process by adding of some moisture. तो moisture of adding क्या होता है, यहाँ पे water कर दिया आपने, फिर इसके बाद एक पंप लगा दिया, और पंप लगाने के बाद ये क्या होगा, स्प्रे करा दिया। किस एयर पे स्प्रे कराया, जो आपका इनलेट एयर आ रहा था आफ्टर हीटिंग। तो पहले हीटिंग हो गया, देन स्प्रे कर दिया तो ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। आफ्टर होल प्रोसेस जो लिविंग एयर होगा इट विल बी heated and humidified. Okay, this one can be considered as section 1 and this can be considered as section 2. तो such type of system is mostly used in कब heating लिखा है ना, तो winter. Okay, now next one is heating and humidification by steam injection. Again there is जैसे आपका उसमें था by injecting ऑफ स्टीम, ऐसे इसमें है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बाय स्टीम इंजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट MA मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज एंटरिंग टू द सेक्शन इंसुलेटेड चैम्बर, दिस इज द इंसुलेटेड चैम्बर। आप बुक्स थ्योरी तो बुक से एक बार रिवाइज कर लेना, यहाँ पे समझ लो आप, ठीक है ना, क्योंकि जो एग्ज़ाम में रिटन वर्क होगा UPTU, GBTU और GBU स्पेशली, तो बुक्स कोई सी बुक प्रेफर करना, दैट डजंट मैटर, उसमें एक्सप्लेनेशन होगा, थ्योरी कैसे लिखनी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एयर इनलेट मास फ्लो रेट MA एंड स्टीम विच इज इन्वॉल्विंग इनटू द एयर इज MS. MS is the mass flow rate. It is again outer living air is considered as M2. Okay. इन सच केसेस अगर आप ड्राइबल ये साइकोमेट्री चार्ट ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, साइकोमेट्री चार्ट में देखो हीटिंग हो रहा है तो अगेन 1 to 2 राइट साइड, ह्यूमिडिफिकेशन 2 to 3। ठीक है ना, तो इस तरीके का सिस्टम आएगा। और जो ये सिस्टम होता है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन बाय स्टीम इंजेक्शन, इसका प्रोसेस समझ लो। इसमें क्या होगा कि एयर आ रहा है, सपोज दैट एयर आ रहा है आपका 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना, आपने स्टीम इंजेक्ट कराई। स्टीम इंजेक्ट कराना है तो स्टीम का आपको पता है स्टीम क्या होता है, सुपर हीटेड वाटर वेपर विच टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, व्हेन इट विल बी इंजेक्ट इनटू द एयर, तो इसका मतलब क्या है, जो एयर अवेलेबल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर का वाटर वेपर ऐड होने पे एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा, एंड सेकेंड थिंग व्हेन इट विल बी मिक्स, तो ये तो आपको पता है कि अगर एयर का टेम्परेचर 35 है और सुपर हीटेड स्टीम विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सोर्स, इसका टेम्परेचर अगर सपोज दैट 130 है, तो जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ लिविंग एयर होगा इट विल बी लाई बिटवीन 35 to 130। तो सपोज दैट इसका टेम्परेचर होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही बताना है कि 1 to 2 जो फाइनल प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बाय इंजेक्टिंग ऑफ स्टीम। ओके, स्टीम इज सुपर हीटेड वाटर वेपर। ओके, सच टाइप ऑफ सिस्टम इज मोस्टली यूज इन टेक्सटाइल मिल। जो टेक्सटाइल मिल होता है उसमें जो आपका क्लॉथ होता है उसको मेंटेन करने के लिए एज पर रिक्वायरमेंट्स कंडीशन इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्राइबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी विल आल्सो इंक्रीज W2 एंड W1। तो जैसा भी अभी इसके पहले आपने एक केस डिस्कस किया था जिसमें एक ऑलरेडी स्टीम इंजेक्ट हो रहा था, वाटर इंजेक्ट हो रहा था सॉरी, तो उसमें क्या करते हैं हम TD1 TD2 हम निकालते हैं कि कितना वाटर वेपर ऐड हुआ है। ठीक है ना, तो उसमें हमने क्या किया था, मास बैलेंस इक्वेशन लिखा था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम दो इक्वेशन लिखेंगे, एक हीट बैलेंस इक्वेशन और एक मास बैलेंस इक्वेशन। लास्ट लेक्चर अगर नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। ठीक है ना, तो मास बैलेंस इक्वेशन किसके लिए लिखा था, एयर के लिए लिखा था, नहीं, मास बैलेंस इक्वेशन फॉर वाटर, मास बैलेंस इक्वेशन फॉर वाटर। तो वाटर के लिए अगर होगा तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखो सबसे पहले होगा इनलेट एयर पे कितना वाटर है, तो इनलेट एयर पे वाटर है W1 इंटू MA। ठीक है, ये इनलेट एयर के पे जो वाटर मिक्स है वो है, प्लस उसके बाद आपने ऐड कितना कर दिया, MS आपने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो लिविंग एयर होगा उसका कितना है, आपने एज्यूम किया W2 है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी W2 इंटू मास ऑफ एयर एज इट इज़ है, तो मास ऑफ एयर एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम W2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू W1 प्लस MS ओवर MA। ठीक है ना,
ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना है, ठीक है ना। आफ्टर दैट हम हीट बैलेंस इक्वेशन लिख लेंगे। हीट बैलेंस इक्वेशन जैसे लास्ट टाइम पे किया था, ठीक है ना। हीट बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो इनलेट पे हीट कितना है, सपोज दैट ये आपका इंथैल्पी लाइन है, इंथैल्पी स्केल है, और वन पॉइंट पे जो आपकी इंथैल्पी है वो H1 है। अब तक याद हो जाना चाहिए कहाँ पे क्या कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। H1 H2, सपोज दैट दिस वन इज H1, दिस वन इज H2। तो इनलेट पे इंथैल्पी कितना आ रहा है आपका, H1 स्पेसिफिक इंथैल्पी मल्टीप्लाइड बाई मास फ्लो रेट, ये टोटल इंथैल्पी आपकी इनलेट से आ रही है, ठीक है ना। प्लस सपोज दैट स्टीम की स्पेसिफिक इंथैल्पी इज HS। HS क्या है, HS इज स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ स्टीम। स्टीम की इंथैल्पी तो आप उससे स्टीम टेबल से निकाल लोगे, ठीक है ना। सपोज दैट HS स्पेसिफिक इंथैल्पी, तो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम MS इज इक्वल टू लिविंग एयर की कितनी है H2, मास फ्लो रेट कितना है एज इट इज MA। तो यहाँ से अगर आप H2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो कुछ आ जाएगी, H2 इज इक्वल टू H1 प्लस MS अपॉन MA इंटू HS। ये आपका इक्वेशन आ गया। MS ओवर MA की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो, H2 इज इक्वल टू सिमिलरली जैसा लास्ट में डिस्कस किया था एज इट इज़ है माइनस इंटू HS। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। इस इक्वेशन से हमारा फ़ायदा क्या है, देखो कि अगर हम लिविंग एयर का W2 निकाल लें और H2 निकाल लें, तो हम जैसे ही साइकोमेट्री चार्ट उठाएंगे, साइकोमेट्री चार्ट में हम W2 पे मार्क करेंगे और फिर उसके बाद H2 पे मार्क करेंगे, H2 से इंक्लाइन लाइन लाएंगे, W2 से हॉरिजॉन्टल लाएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका फाइनल पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल। there is a numerical atmospheric air at dry bulb temperature 16 degree centigrade and 25% relative humidity, okay, through a furnace से पास हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। फर्नेस पे वाटर वेपर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना, और फर्नेस है हीटिंग प्रोसेस होगा, तो इसका मतलब वाटर वेपर कंडेंस भी नहीं हो रहा है। जब वाटर वेपर अवेलेबल नहीं है तो मिक्स नहीं होगा, तो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो एयर पे वाटर वेपर है वो कंडेंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो फर्नेस पे प्रोसेस होगा वो सिर्फ सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस होगा, ओके। देन थ्रू अ ह्यूमिडिफायर। अब ह्यूमिडिफायर की बात करा तो ह्यूमिडिफायर क्या है, वही वाटर स्प्रे करा दिया आपने और उसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर दी। ह्यूमिडिफायर इन सच अ वे दैट फाइनल, अब फाइनल का देखो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोनों गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, अब इस न्यूमेरिकल में तो कुछ बचा ही नहीं। इसमें क्या करना है, अब आपको एक लाइन डायग्राम बनाना है। लाइन डायग्राम देखिए, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हो एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर होता है या आपका एग्जाम पेपर होता है, उसके लिए बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कस कर रहे हो तो दैट डजेंट मैटर आपको लाइन डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना, लेकिन हाँ साइकोमेट्री चार्ट आपको देखने आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, दोनों पॉइंट मार्क कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 25, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनमें कहीं एक 25 की लाइन होगी। सपोज दैट यहाँ पे आपकी ये लाइन है, ये 25 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। 25% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमने मार्क कर लिया। सपोज दैट ये आपका 16 डिग्री सेंटीग्रेड का ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये जो आपकी लाइन है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की। तो यहाँ पे 16 मार्क किया तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट हो गया पॉइंट 1, ये आपका पॉइंट हो गया पॉइंट 1। उसके बाद क्या रहा है, अब ये हीटिंग प्रोसेस होगा तो 1 से 2 क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल रिमेन कांस्टेंट, एकदम आप निश्चित रहो ये हीटिंग प्रोसेस ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, देन इट विल पास थ्रू अ ह्यूमिडिफायर। तो अब ह्यूमिडिफायर से पास हो रहा है, कहीं कुछ होगा हमें पता नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो फाइनल लिविंग कंडीशन है उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर 30, तो हम इसे स्केल पे जाएंगे, हम 30 पे कहीं मार्क कर लिया। अभी इसको नहीं बनाते, ठीक है ना, अभी इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बाद में बना लेंगे। सपोज दैट इसमें 30 डिग्री, हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं ये आ गया। उसके बाद 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपकी 25 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 50 क्या होगा, इससे ऊपर होगा। 50 कुछ ऐसी लाइन जा रही होगी, ऐसी 50% की। तो सपोज दैट ये 50% की लाइन है, 50%। तो अब क्या करोगे, 30 से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पे लाइन एक मार्क करोगे, तो ये कहीं ना कहीं दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी 50 और 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका पॉइंट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोसेस होगा वो ये हो जाएगा 1 से 2। अगर फर्नेस का डायग्राम बनाना है तो फर्नेस का कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 से A,
यहाँ तक क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और A to 2 ये आपका सिर्फ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा ह्यूमिडिफायर पे। ये प्रोसेस 1 से 2, ये 1 से, और ये इतना आपको डायग्राम बन गया। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, फाइन। अब देखो ये डायग्राम बन गया, अब साइकोमेट्री चार्ट में एक्चुअल में बना है, ठीक है ना। ये तो लाइन डायग्राम है रफली, ठीक है ना, रफली नहीं मतलब लाइन डायग्राम है आपका सॉल्यूशन के साथ। साइकोमेट्री चार्ट में एक्चुअल लाइन डायग्राम आएगा। तो फाइनल द हीट, अब ये फाइनल हीट एंड मॉइस्चर एडेड टू एयर, ये दो चीज़ पूछ रहा है। तो फाइनल हीट एडेड कितना हो गया, ये देख लो, ये आपका कुछ, ये आपका H स्पेसिफिक एंथैल्पी का लाइन होगा, आप यहाँ मार्क कर लो। ये आपने कुछ मार्क किया, यहाँ पे आपका H1 का वैल्यू आ गया, उसके बाद यहाँ मार्क किया आपका कुछ H2 का वैल्यू आ गया। ये देखो जरूरी नहीं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन जरूरी नहीं पैरेलल हो, ये तो प्रोसेस की लाइन है, ये स्केल की लाइन है, ठीक है ना। H1 और H2 ये दो वैल्यू आ गई। तो अब आपको हीट कितनी एडिट करनी है, हीट एडिट जो करनी है, मास फ्लो रेट कहीं गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है, तो सिंपल सी बात है, जो हीट एडिड होगा वो पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर आएगा। तो एडिड हीट इज इक्वल टू H2 माइनस H1 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। अब H1 H2 का वैल्यू आपको साइकोमेट्री चार्ट से पता चलेगा। तो H2 का वैल्यू 64 है, ये हमने साइकोमेट्री चार्ट से देख के बता दिया, हमारे पास सॉल्यूशन है वहाँ से देख के बताया, ठीक है ना। और H1 का वैल्यू है 23, तो इसका जो वैल्यू आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 41 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। एक आंसर आ गया। तो देखो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट देखना आना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल में कुछ बचता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें एटमॉस्फेरिक एयर दिया है, तो मतलब अब हम साइकोमेट्रिक चार्ट यूज़ कर सकते हैं। साइकोमेट्रिक चार्ट कब यूज़ करते हैं, जब एटमॉस्फेरिक एयर हो या बैरोमेट्रिक प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना हो 760 mm ऑफ Hg। उसके बाद कह रहा है मॉइस्चर एडिड, तो सेम एडिड मॉइस्चर निकाल लो, एडिड मॉइस्चर। तो एडिड मॉइस्चर निकालेंगे, एडिड मॉइस्चर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। अब W1 W2 क्या है, W1 W2 आर द स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है ना, W1 एंड W2 आर द स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो जो W2 की वैल्यू है फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट वो आया है 0.0132 माइनस W1 का वैल्यू, देखो W1 ये है ना आपका, और W2 क्या है, ये है, बस। और W1 का वैल्यू आया है आपका 0 पॉइंट कम होना चाहिए 0026। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगी, एंड इट विल बी इक्वल टू 0.0106। ये क्या है, किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। अच्छा देखो यहाँ पे अगर मास फ्लो रेट गिवन होता या वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन होता तो हम उससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सेंसिबल हीट फैक्टर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ए पॉइंट पे भी स्पेसिफिक एंथैल्पी निकालनी होगी। ए पॉइंट पे हमने स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाल ली। अब सपोज दैट वो स्पेसिफिक एंथैल्पी है एच ए कहाँ से आएगा, फ्रॉम द साइकोमेट्रिक चार्ट। HA की वैल्यू अगर आपने निकाली वो आई है 38 किलो जूल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है ना। तो यहाँ से सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, सेंसिबल हीट फैक्टर इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या है, सेंसिबल हीट है, और ये आपका लेटेंट हीट है। मतलब ये चेंज आपका सेंसिबल हीट है, और ये चेंज आपका लेटेंट हीट है, ठीक है। तो सेंसिबल हीट कितना है 38 माइनस H1 कितना था आपका 23 अपॉन टोटल कितना है, सेंसिबल हीट इज इक्वल टू क्या होता है, ये ऐसे ही होता है ना, सेंसिबल हीट अपॉन सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है, ये है, तो टोटल हो जाएगा H2 माइनस H1। तो H2 माइनस H1, H2 कितना है 64 माइनस H1 23। तो ये कुछ आ जाएगा 0.366, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है ना, और इसका वैल्यू हमेशा 0 to 1 लाई करता है। तो ये आपका सेंसिबल हीट फैक्टर हो गया, ठीक है।
Now this is the last psychometric process, adiabatic mixing of two air stream। इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो इसको देखो समझना भी ये बहुत आसान भी है। देखो हम हमेशा जब कार में जाते हैं तो कार में एसी का दो ऑप्शन होता है, एक होता है कि फ्रेश एयर आनी है और एक होता है कि एयर सर्कुलेट करनी है। जब फ्रेश एयर आती है तो सपोज दैट मान लो ये आपका कोई सेक्शन है, ठीक है ना, ये आप पर्सन हो, ठीक है ना। अब यहाँ से फ्रेश एयर आनी है तो क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्ट फ्रेश एयर आएगा और वो चिल्ड होकर वापस इधर पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑप्शन कर रखा है इस तरीके का सर्कुलेट होने का कि सर्कुलेट भी होगी, तो अभी क्या होगा, केबिन में कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे सपोज दैट आप हो, ठीक है ना, तो यहाँ से कुछ एयर जाएगा और कुछ एयर फ्रेश आएगा और ये दोनों मिक्स होने के बाद ये वापस आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आ रहा है फाइनली क्या है, मिक्स होके आ रहा है, तो दोनों का प्रेशर सेम रहेगा, दोनों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो उसी का ये थ्योरी है, ठीक है ना, ये वाइडली एप्लीकेशन है इसका, तो इसलिए इसको समझ लो। व्हेन टू quantities of air having different enthalpies and specific humidities mixed, the final condition of air depend upon the mass involved, ठीक है ना। अगर दो अलग अलग आ रही हैं तो जो फाइनल होगा वो इन दोनों के मास फ्लो रेट पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। सपोज दैट M1 H1 एंड W1 आर द मास, स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सेक्शन 1 and these are at section 2 and these are at section 3। ये आपका एक लाइन डायग्राम है एंड देयर इज अ साइकोमेट्री डायग्राम, साइकोमेट्री लाइन डायग्राम, इसमें एच का भी एक लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब हमें नहीं पता किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो ये 0.1 है, ठीक है, और ये 0.2 है, कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। देखो दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो दोनों का हम स्टेट डिफाइन कर सकते हैं ऑन साइकोमेट्री चार्ट, ठीक है ना। तो हमने 1 2 मिला दिया। अब ये तो हमें भी पता है कि अगर इसका टेम्परेचर 30 और इसका टेम्परेचर है 40, सॉरी इसका टेम्परेचर अगर 35 और इसका टेम्परेचर 25, तो इन दोनों का मिक्स होने के बाद इसका टेम्परेचर इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। अगर इसका एंथैल्पी है 40 और इसका एंथैल्पी 80, तो इसका एंथैल्पी इस 40-80 के बीच में लाई करेगा। अगर इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है 0.01 और इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.04, तो इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.01 और 0.04 के बीच में लाई करेगा। तो ये मिक्सिंग का रूल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जो 3 पॉइंट होगा लिविंग एयर का कंडीशन, वो इसी स्ट्रेट लाइन में कहीं ना कहीं मार्क होगा। अब ये 3 पॉइंट आपने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, तीनों का कुछ इसी तरीके से होगा। तो ये डायग्राम तुरंत बना लो, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी भी कुछ कुछ गिवन होगी तो उसको भी मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी भी कुछ कुछ गिवन होगी तो वो भी आपको मार्क कर लेनी है, ठीक है। TD1 एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है, TD3, TD2, H2, H3, H1, W1, W3, W2। अब आप करो मास बैलेंस इक्वेशन फॉर एयर। मास बैलेंस इक्वेशन फॉर एयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास बैलेंस इक्वेशन, अब कुछ आपको इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले मास बैलेंस इक्वेशन फॉर एयर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग हो रही है, किसकी मिक्सिंग हो रही है, एयर की। मास बैलेंस इक्वेशन फॉर एयर, तो क्या हो जाएगा, M1 + M2 इज इक्वल टू M3, सिंपल सा है, M1 + M2 इज इक्वल टू M3। इक्वेशन नंबर 1 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद करो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जैसे ही आप करोगे, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, तो 1 पे एनर्जी कितनी है, M1 × H1, प्लस 2 पे कितनी है, M2 × H2। बहुत आसान है, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है। लिविंग पे कितनी है, M3 × S3। यही होगा, इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2। अब आप करो मास बैलेंस इक्वेशन फॉर वाटर वेपर, ठीक है ना। मास बैलेंस इक्वेशन फॉर वाटर, वो राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है मेरी, वो हाथ ऐसे घूम रहा है इसलिए है, फॉर वाटर वेपर, ठीक है। अभी सेटअप इतना एग्जैक्ट नहीं है। तो मास बैलेंस इक्वेशन ऑफ वाटर वेपर, इस पे
इनलेट एयर पे सेक्शन 1 पे कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, W1 स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, मतलब 1 किलोग्राम में मास ऑफ वाटर वेपर W1 है, तो M1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, M1 इंटू W1 प्लस ऐसी सेक्शन 2 पे करोगे तो क्या हो जाएगा, N2 इंटू W2। तो ये तो इनलेट मास ऑफ वाटर वेपर हो गया इज इक्वल टू, अब जब लिविंग में होगा तो कितना हो जाएगा, तो मास बैलेंस इक्वेशन है, तो मास तो कहीं एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और कहीं से जनरेट नहीं हो रहा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3 इंटू W3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद आपको एक रेशियो निकालना है M1/M2। तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे 1 और 2 तो आपका इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी H3 माइनस H2। आप सॉल्व करके देख लेना, एक ही लाइन का होगा, ठीक है ना, एक ही है आपका आ गया। और सेकंड जब आप करोगे कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। उसके बाद फिर दूसरा एक और आ जाएगा M1/M2 इज इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा W3 माइनस W2/W1 - W3। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन आएगा ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो इससे क्या होगा कि आपका M1/M2 ये सॉल्व जब करोगे तो आपका हमेशा H3 और W3 आ जाएगा। तो H3 W3 1 आ गया, 2 आ गया। अब आपका कुछ भी वैल्यू निकाल लो, W3 निकाला और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, इंटरसेक्ट कर दिया आपकी 3 पॉइंट फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही ये तो आपने H3 निकाल लिया, यहाँ से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करोगे और ये ऑलरेडी ड्रॉ है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर देगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी H3 आ गया तो आपका पॉइंट मार्क हो गया, पॉइंट मार्क हो गया तो सारी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब इस न्यूमेरिकल पे नज़र मार लो, क्या है 1 किलोग्राम ऑफ एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये तो कुछ पॉइंट 1 की कंडीशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस पे लाइन पे इस पॉइंट 1 को मार्क करेंगे। तो पॉइंट 1 क्या है, 1 किलोग्राम ऑफ, मतलब M1 कितना है आपका 1 किलोग्राम, ड्राइबल टेम्परेचर 40, इसमें 40 आ जाओ, आपने कहीं 40 मार्क कर लिया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये जो लाइन होगी इसमें कहीं 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस तरीके से लाइन आ रही होगी। ठीक है ना, ये आपकी 50% की लाइन है। ठीक है, तो जब अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के बाद आपका जो लाइन आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये आपका पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, इज मिक्सड विद 2 किलोग्राम ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राइबल टेम्परेचर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो देखो पहली बात तो देखो इसने बोला ड्राइबल टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों सेम है। दोनों सेम कब हो सकते हैं, जब सैचुरेटेड एयर हो। कब हो सकते हैं, जब सैचुरेटेड एयर हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब अभी आपको एक और चीज़ बताएंगे, टेम्परेचर रिलेशन बताएंगे इस न्यूमेरिकल के बाद। ठीक है ना, अच्छा है। ठीक है ना, तो जब ड्राइबल टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दोनों समान है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे, इस लाइन पे 20 डिग्री देखेंगे, तो इस लाइन में हमने कहीं 20 डिग्री मार्क कर दिया, तो ये आपका हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड और यही हो गया आपका पॉइंट 2। ठीक है ना, आप साइकोमेट्री चार्ट में देखोगे तो आपको पता चलेगा इस 20 के करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे देखते हैं तो वो भी 20 आता है। ठीक है, तो ये आपने लाइन डायग्राम कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया प्रोसेस 1 से 2। ठीक है, ये हो गया 1 और 2, सॉरी प्रोसेस नहीं, ये हो गया 1 और 2। अब ये कह रहा है 3 पॉइंट पे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। 3 पॉइंट पे आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो M1 था 1 किलोग्राम, M2 हो गया 2 किलोग्राम, देयरफॉर अगर फाइनल है हमने कुछ कुछ ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो M3 क्या हो जाएगा, M3 इज इक्वल टू इस इक्वेशन से ये M3 इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। ठीक है ना, इसके बाद हम 1 पॉइंट हमें साइकोमेट्री चार्ट में हमें पता है, तो फ्रॉम साइकोमेट्री चार्ट हमने क्या क्या निकाला था, हमको W1 H1 पता है, H2 पता है। ठीक है ना, तो साइकोमेट्री चार्ट से हम कुछ भी निकाल लें, देखो हम W1 निकाल लें और W3 मार्क कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि हमें ये लाइन पता है। अब एक प्रॉपर्टी चाहिए, एक लाइन पता है, एक प्रॉपर्टी, W3 आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो भी आ जाएगा, H3 आ जाएगा तब भी इंक्लाइन कर देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे W1 की वैल्यू फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट निकालेंगे। फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट W1 की वैल्यू है
0.0238 किलोग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। अब देखो डायग्राम से पता चल रहा है कि W2 की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना, ड्राई एयर। और W2 की वैल्यू देखो आ रही है 0. फ्रॉम द साइकोमेट्री चार्ट 0.01148। तो ये देखो कम आ गया, तो हमारे डायग्राम के हिसाब से भी मतलब सही है, ठीक है। ड्राई एयर। अब W1 आ गया, W2 आ गया, M1 पता है, M2 पता है, तो ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिखो। देयरफॉर M1/M2 इज इक्वल टू W3 माइनस W2/W1 माइनस W3। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से W3 का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, यही बताया था। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो W3 का वैल्यू आएगा 0.0178। अब देखो 0.0178 जो वैल्यू है वो इसके भी इससे ज़्यादा और इससे कम है, इन दोनों के बीच में है, तो ठीक है, सही है फिर, किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। अब आपका 0.3 कहीं कहीं आ गया, सपोज दैट ये आ गया आपका W3 आ गया। तो अब आप क्या करो, साइकोमेट्री चार्ट में इस W3 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट आ गया ये आपका 3 पॉइंट मार्क हो गया। अब 3 पॉइंट मार्क हो गया तो सारी चीज़ें निकाल लो। तो इसमें कह रहा है डिटरमिन द स्टेट ऑफ मिक्सचर। स्टेट ऑफ मिक्सचर जो मतलब जो 3 पॉइंट पे एयर है उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो प्रॉपर्टीज चाहिए तो कोई भी 1-2 प्रॉपर्टी बता दो तो हो गया। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करो, तो 8.3, ठीक है ना। ड्राइवर टेम्परेचर बता दो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से अगर हम डाउनवर्ड आएंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इस स्केल पे ये क्या हो जाएगा TD3। तो TD3 जब हम मेज़र करेंगे स्केल पे पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा कुछ 26.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बाकी की रेस्ट प्रॉपर्टी आप इसी के अकॉर्डिंग देख लोगे। अगर आपसे एंथैल्पी पूछा है तो ये लाइन डायग्राम खींचो और यहाँ से जो लाइन जाएगा वो क्या बता देगा, वो आपको H3 बता देगा, H3, ठीक है। यहाँ से अगर आपका ऐसे ऐसे जो लाइन जा रहा है ये आपका 5.3 बता देगा, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको बतानी थी, ये देखो एक TH डायग्राम बनाओ पहले। TH डायग्राम में ऐसे होता कुछ TH डायग्राम, ठीक है ना। अब सपोज दैट कोई एयर है और उसका टेम्परेचर आपको गिवन है, कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर आपको गिवन है, तो उस एयर पे जितनी भी गैसेस होंगी सारी सुपर हीटेड स्टेट में होती हैं, सारी सुपर हीटेड स्टेट। तो वाटर वेपर भी सुपर हीटेड स्टेट में होगा। तो अगर हम ये जो TH डायग्राम है हम बोल रहे हैं ये फॉर वाटर वेपर है, फॉर वाटर वेपर, ये किसके लिए, फॉर वाटर वेपर। देखो इसका थ्योरी का इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वाटर वेपर है तो सुपर हीटेड स्टेट में होगा तो कुछ पॉइंट ऐसे होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा, अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम देंगे तो ये उस एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर बताता है। क्या बताता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर TD, ठीक है ना। अब इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसे आती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, ठीक है ना। फिर हो जाती है ऐसे। अच्छा, इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये जो पार्शियल प्रेशर है PV, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग अगर इस टेम्परेचर को मेजर करेंगे अब फिर ये इस टेम्परेचर को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ तक आएगा। तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ये आपका होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। अभी इस पॉइंट, अब आपको क्या बताना, अब इस एयर पे ये जो एयर है ये सैचुरेटेड नहीं है। अब इस एयर को आपने क्या किया, इसमें वाटर वेपर ऐड किया। जैसे अब इस एयर को आप कूलर से पास करा रहे हो, किससे, कूलर से। कूलर में क्या किया, पानी स्प्रे किया। तो जैसे ही पानी स्प्रे करोगे तो इसकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज कर जाएगी तो कुछ पार्शियल प्रेशर जो लाइन होगी वो इस तरीके से होगी, भाई ज़्यादा वाला पार्शियल प्रेशर लाइन होगा, फिर उससे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब हम कहते हैं कि कुछ पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने के बाद जैसे कूलर से आपने एयर पास कराई तो उस एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है,
और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करती है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करता है। तो पॉइंट अब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे है ना, पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। और थोड़ा सा आपने वाटर वेपर ऐड करा दिया तो पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ऐसे हो रहा है ना, देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और आपने करा दिया सपोज दैट ये कोई है अगला पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे करा दिया तो कुछ ऐसे ही हो गया, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर गया और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। देखो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इस लाइन में डिक्रीज, और आपने इंक्रीज कर दिया। अब मान लो ये इतना इंक्रीज करा दिया, अब इतना इंक्रीज करा दिया, और ये जो लाइन है इस पे पार्शियल प्रेशर और ज़्यादा। अब ये सैचुरेशन की कंडीशन में आ गया। अब इसमें वाटर वेपर ऐड नहीं हो सकता, वाटर वेपर ऐड नहीं हो सकता। तो ये जो सैचुरेशन आ गया इसको हम क्या कहते हैं, वेट बल्ब कहते हैं। अगर हम इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो ये आपका वेट बल्ब टेम्परेचर हो गया। तो देखो इससे देख के पता चल रहा है कि हमेशा सबसे ज़्यादा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम होता है, फिर वेट बल्ब टेम्परेचर होता है WB, और फिर ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है DB। ये आपका रिलेशन। और ये कुछ ऐसी प्रोसेस होती है किसमें, कूलर पे, कूलर के केस में ऐसी प्रोसेस होती है, प्रेशर इंक्रीज कर रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है। और यहाँ आने के बाद अब उसमें वाटर वेपर ऐड नहीं होगा, इसलिए अब उस कूलर का ना तो पानी का टेम्परेचर कम होने वाला है और ना एयर का टेम्परेचर। कभी देखा है कूलर से इतनी ठंडी हवा आ जाए कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए? नहीं, उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर ही हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ये अलग से था इसलिए अलग से बता दिया, ठीक है। ओके, थैंक यू।